Bismillahirrahmanirrahim. In this video session, I'm going to explain Model Question Paper Computer Science HSSC Composite for Annual Examination 2026 and onward. This is practical based assessment that is called PBA. Okay, and this is Model PBA of 2026. Okay, let's start the session. Question number 1. In section A, you will find 30 marks. Total marks are 30. Question number 1. Write a Python code that uses a function to enter a number, square it, and continue reading numbers until a negative number is entered. आपने इस प्रोग्राम में क्या करना है? आपने एक फंक्शन लिखना है और उस फंक्शन में आपने यूजर से इनपुट लेनी है और जो इनपुट आप लेंगे उसको आपने स्क्वायर बनाना है और आपने ये फंक्शनैलिटी कंटिन्यू रखनी है जब तक आप नेगेटिव नंबर ना एंटर कर दें। तो इसके लिए हम सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, कोड लिखते हैं। दिस इज द क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अ function that we are going to be create. Def is used to define a function. Square number, this is the name of the function. You can write any valid function name. Okay, I have given square underscore number. A function name cannot be split by using a blank space. यानी कि आपने फंक्शन का नाम ऐसा नहीं रखना जिसमें स्पेस आती हो, जैसे स्क्वायर के बाद स्पेस फिर नंबर, ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपने वैलिड वेरिएबल नेम देना है। क्वेश्चन ब्रैकेट स्टार्ट कर लिए, ब्रैकेट को क्लोज किया और कॉलन लगा दिया। ठीक है, यू आर आस्किंग अ नंबर, इंटीजर, टाइप कास्टिंग, यू विल गेट अ नंबर इन फॉर्म ऑफ इंटीजर, इनपुट एंटर अ नंबर, नेगेटिव टू स्टॉप। जब आप उसमें नेगेटिव नंबर एंटर करेंगे तो क्या करेगा, ये स्टॉप कर देगा। रिटर्न नम क्या करेगा, ये जहां से फंक्शन आएगा उस जगह पे क्या लिख देगा, जो नंबर आप लेंगे वहां पे वो नंबर उसको देगा। ये मैंने फंक्शन डिफाइन कर दिया, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। वाइल ट्रू, मैंने क्या दिया कि वाइल में क्या कंडीशन लगा दी, ट्रू, ये ऑलवेज ट्रू होगा। ठीक है, आपको पता है वाइल के बाद कंडीशन आती है और कंडीशन में मैंने क्या रिजल्ट प्रोवाइड कर दिया, मैंने ट्रू लिखा। ठीक है, यानी ये कंडीशन ऑलवेज ट्रू ही होगी। स्क्वायर नंबर, यहां पे मैं स्क्वायर नंबर को कॉल कर रहा हूं। यहां पे क्या हो रहा है, ये कॉल हो रहा है, कॉल अ फंक्शन। यहां पे मैं फंक्शन को कॉल कर रहा हूं। ठीक है, जब ये फंक्शन को कॉल करूंगा तो ये फंक्शन कहां पे जाएगा, यहां पे। ठीक है, वहां से क्या लेगा, एक नंबर लेगा। सपोज आपने नंबर एंटर किया 3, तो रिटर्न क्या कर देगा 3, ये इसकी प्लेस पे क्या कर देगा, इस पूरे की जगह रिटर्न कर देगा 3। तो क्या n इक्वल टू क्या बन गया 3, यानी कि क्या बन गया n इक्वल टू 3। अब देखेगा इफ n लेस देन 0, अगर n की वैल्यू लेस देन 0 होगी तो क्या करेगा, प्रिंट नेगेटिव नंबर एंटर्ड, कि आपने नेगेटिव नंबर एंटर किया और ब्रेक लगा दिया आपने। ब्रेक क्या कर देगा, लूप से बाहर हो जाएगा, यानी कि इस प्रोग्राम को स्टॉप कर देगा। क्यों, क्योंकि आपने वाइल लूप लगाया हुआ है। वाइल लूप कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा क्योंकि ट्रू स्टेटमेंट आपने लिखी हुई है। ये उस वक्त ही लूप स्टॉप होगा जब ब्रेक एग्जीक्यूट होगी। और ब्रेक कब चलेगी, जब नंबर आपका लेस देन 0 होगा। प्रिंट स्क्वायर इक्वल टू n टाइम n, अगर आप उसमें 3 लिखेंगे तो 3 टाइम 3 इट विल गिव यू 9। ठीक है, इसके बाद लूप फिर एग्जीक्यूट होगा। जब दोबारा एंटर होगा लूप तो फिर ये लाइन चलेगी। इस लाइन में क्या लिखा हुआ है, n इक्वल टू स्क्वायर नंबर, दोबारा फिर वो इसके पास जाएगा, स्क्वायर के पास। अब आपने नंबर एंटर किया 2, ये रिटर्न क्या करेगा 2। अब इसकी जगह क्या लिखा जाएगा, n इक्वल टू 2। तो ये भी 2 इज लेस देन 0 नहीं, तो ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट, जो दोनों स्टेटमेंट लिखी होगी, ये इग्नोर हो जाएगी क्योंकि इफ ट्रू नहीं हुआ, क्योंकि ये दीज टू स्टेटमेंट्स आर पार्ट ऑफ द इफ स्टेटमेंट। प्रिंट स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 2 टाइम्स 2, ये आपको 4 शो कर देगा। अब दोबारा फिर आप एंटर करते तो आपने एंटर कर दिया नंबर -3।
जब -3 किया तो n में क्या स्टोर हो जाएगा, n इक्वल टू -3, और देखेगा -3 लेस देन 0, यस, तो क्या करेगा, ये शो करेगा नेगेटिव नंबर एंटर्ड, प्रोग्राम स्टॉप, और इसके बाद ब्रेक शो कर देगा। अब ये स्केल भी नहीं करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन होगी। ये प्रोग्राम नंबर लिखा मैंने, ये प्रोग्राम लिखा, डिफाइन स्केल किया हुआ। सेम प्रोग्राम को मैं आपको रन करके दिखाता हूं। मैंने रन किया, एंटर अ नंबर, मैं नंबर एंटर किया 3, तो इसने 9 एंटर कर 9 शो कर दिया मुझे एज ए स्क्वायर के तौर पर। अगर इसके बाद मैं 2 एंटर करूंगा तो मुझे वो शो कर देगा नेगेटिव नंबर 2 स्टॉप 4 इसने शो कर दिया, और नेक्स्ट कहेगा एंटर अ नंबर। अब मैं एंटर करता हूँ इसमें 1, तो मुझे 1 का स्केयर क्या दे देगा, 1 का स्केयर मुझे 1 ही दिया इसने, तो अभी स्टॉप नहीं हुआ। अब मैं -5 करूंगा, जब -5 करूंगा तो ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, नेगेटिव नंबर एंटर्ड किया आपने और प्रोग्राम को क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1B, you are an entrepreneur who want to start an online t-shirt store. Your goal is to create an MVP, minimum viable product, to quickly test your idea with potential customers. Number 1, identify the most essential feature for the online store. Number 1, and then we will do the next question. This is the question. Number 1 is solution essential feature. Number 1, a basic product catalog to display t-shirt. यानी टी शर्ट की एक मेन्यू होगा, जैसे हम खाने के लिए जाते हैं तो एक मेन्यू होता है ना, कि खाने में क्या क्या है, तो इसी तरीके से टी शर्ट का भी कैटलॉग होगा, प्रोडक्ट कैटलॉग होगा। ऑप्शन फॉर कस्टमर टू प्लेस इन ऑर्डर, और फिर क्या होगा, सेकंड क्या पॉइंट होना चाहिए कि एक ऐसी ऑप्शन होनी चाहिए जहां पे कस्टमर अपना ऑर्डर लिख सके, ऑर्डर दे सके, उसको ऑर्डर पुटअप कर सके। Question number 2, part 2. Identify in appropriate tools and technology you will use to create the front end and back end. कि आप इसके लिए कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करेंगे फ्रंट एंड के लिए और बैक एंड के लिए। आपको पता है फ्रंट एंड ऐसा एंड होता है जिसके साथ यूजर डायरेक्ट इंटरेक्ट करता है, इनपुट देता है, आउटपुट लेता है, जो कि यूजर के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है उसको फ्रंट एंड कहते हैं, और जिसके साथ यूजर डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं करता दैट इज कॉल्ड बैक एंड, लाइक डेटाबेसेस। तो सॉल्यूशंस, टूल्स एंड टेक्नोलॉजी के लिए फ्रंट एंड यू कैन यूज HTML यूज कर सकते हैं, CSS यूज कर सकते हैं, बूटस्ट्रैप यूज कर सकते हैं, और बैकएंड पे आप पाइथन, फ्लास्क यूज कर सकते हैं, और SQL लाइट बेस डेटाबेस यूज कर सकते हैं, MySQL डेटाबेस भी आप यूज कर सकते हैं, MySQL डेटाबेस भी यूज कर सकते हैं, और SQL सर्वर भी यूज कर सकते हैं। ये तमाम की तमाम डेटाबेसेस होती है जो कि एज ए बैकएंड के तौर पर यूज की जाती है। Third part is, once the MVP is complete, gather feedback from potential user, friends, family, etc., and plan future improvement. Design any 3 future improvements. Number 1 is online payment gateway integration. जब आप वेबसाइट डेवलप कर लेंगे तो आपको क्या करना होगा, आपको पेमेंट गेटवे की इंटीग्रेशन करना होगी। ये आप बैंक से आपकी एक पीस ऑफ कोड होता है जो आप लेंगे और अपनी वेबसाइट के साथ इसको अनेबल्ड कर देंगे ताकि आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सके। और क्योंकि कस्टमर आपको ऑर्डर देगा तो वो ऑर्डर जो देगा उसकी जो भी पेमेंट होगी वो उस बैंक अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर होगी। सेकंड पॉइंट इसमें है यूजर अकाउंट्स विद ऑर्डर ट्रैकिंग। यूजर अपने ऑर्डर को ट्रैक कर सके, तो उसको पता चल सके कि मेरा ऑर्डर किस स्टेज पे अब पहुंच चुका है, कि स्टार्टिंग स्टेज पे है या मिडिल में पहुंच चुका है या उसको रेडी टू डिलीवर होने वाला है। ठीक है, तो ये सारी की सारी ट्रैकिंग कर सके। और थर्ड पॉइंट इसमें इंप्रूवमेंट के लिए क्या होगा, प्रोडक्ट कस्टमाइजेशन होनी चाहिए जिसमें साइज, कलर, डिजाइन, प्रीव्यू वो सारे के सारे उसके
यूजर को डिस्प्ले होने चाहिए ताकि यूजर अपनी मर्जी और अपनी विल के मुताबिक ऑर्डर को पुट अप कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका और पार्ट है। Alternate question is write a Python program that opens the file and read its contents, print the content of the file line by line। हमने क्या करना है, हमने एक कोड लिखना है जो कि पाइथन की फाइल को रीड करेगी और कंप्यूटर मॉनिटर पे डिस्प्ले करेगी। जी, अज्यूम कीजिए मेरे पास ये एक नोटपैड फाइल है, एक टेक्स्ट फाइल है जिसमें मैंने ये रिकॉर्ड सेव किए हुए, जिसमें मैंने एम्प्लॉय आईडी लिखा हुआ है, एम्प्लॉय नंबर, जेंडर, फोन नंबर एंड ज्वाइनिंग डेट लिखी हुई है। ठीक है, तो इसमें मैंने क्या किया हुआ, ये मैंने रिकॉर्ड नंबर 1 लिखा हुआ है, ये कंप्लीट 1 रिकॉर्ड है। एम्प्लॉय नंबर, उसका नाम लिखा आ रहा है, जेंडर लिखा आ रहा है, फोन नंबर लिखा आ रहा है और ज्वाइनिंग डेट लिखी हुई है। सपोज ये मेरे पास डेटा पड़ा हुआ है, इस डेटे को मैं फाइल के थ्रू कोड लिखूंगा, फाइल के थ्रू डिस्प्ले करवाना चाहता हूं मॉनिटर पे। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। सपोज जो मैंने अभी आपको फाइल शो करवाई हुई है वो फाइल सेव है विद द नेम ऑफ data.txt के नाम से। ठीक है, ये फाइल का नाम मैंने स्टोर कर दिया एक वेरिएबल में जिसका नाम मैंने फाइल नेम रख दिया। नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, मैंने ओपन की, ओपन बिल्ट-इन फंक्शन मैंने यूज किया, मैंने फाइल का नाम लिखा, फाइल का नाम मैं डायरेक्ट यहां पे भी लिख सकता हूं और मैं पहले वेरिएबल में स्टोर करके उस वेरिएबल को यहां पे लिख सकता हूं और मैंने रीड मोड में ओपन कर दिया। आर का मतलब होता है रीड मोड, आई एम गोइंग टू रीड दिस फाइल। ओके, और एफ इसका पॉइंटर है। ठीक है, मैंने लूप लगाया, मैंने क्या, फॉर लाइन, ये एक लूप है, ये वेरिएबल है जो कि लूप को कंट्रोल करेगा। आप एक्स भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हो। मैंने क्या लिखा, मैंने लाइन लिखा, लाइन इन एफ। एफ क्यों लिखा, जो कि पॉइंटर था इसका, फाइल जिसने ओपन की हुई है। मैं लिखा फॉर लाइन इन एफ प्रिंट लाइन डॉट स्ट्रिप, कि वो जितनी भी लाइन है उन सबको शो करे। स्ट्रिप होता है किस लिए, एक्स्ट्रा अनवांटेड स्पेस को रिमूव करने के लिए। मैं आपको कोड रन करके दिखाता हूं। ये सेम कोड मैंने यहां पे लिखा हुआ है फाइल के नेम के साथ। फाइल का नाम क्या है, data.txt, क्योंकि मैंने data.txt के नाम यहाँ पे शो किया हुआ था, data.txt। ये देखिए फाइल का नाम भी data.txt लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसलिए मैंने data.txt लिखा, मैंने फाइल को ओपन किया, ओपन करने के बाद लूप लगाया, लाइन इन एफ, और फिर वाइल इन लाइंस को रीड कर लिया। मैं रन करता हूं। जब मैंने रन किया तो देखिए वो सारी की सारी फाइल्स वो डिस्प्ले हो रही है। इसको मैं पहले क्लोज करता हूं, फिर दोबारा ओपन करता हूं ताकि यही करंट स्क्रीन है वही आपको डिस्प्ले हो सके। रन किया तो ये देखिए आपके पास सारे का सारा डेटा वो शो कर रहा है। कितनी फाइल शो कर रहा है, 10। ये देखिए 1 से लेके 10 तक ये सारे के सारे रिकॉर्ड वो शो कर रहा है। क्लियर, तो इसका कोड ये लिखा हुआ है, किसी भी फाइल को रीड करने के लिए आप ये कोड यूज कर सकते हैं। इस प्रोग्राम में मैंने क्या यूज किया हुआ, मैंने ओपन यूज किया हुआ, ओपन यूज किया, फॉर लूप यूज किया और स्ट्रिप यूज किया। ओपन किस लिए यूज करते हैं, ओपन द फाइल इन एनी मोड, रीड मोड में भी आप ओपन करते हैं, राइट मोड में भी ओपन करते हैं। ठीक है, रीड और राइट मोड में हम फाइल को मस्ट बी ओपन। फॉर लाइन, ये एक मेरा लूप है, फॉर लाइन इन एफ रीड द फाइल लाइन बाय लाइन, एंड स्ट्रिप इज यूज्ड टू रिमूव द एक्स्ट्रा वाइड स्पेसेस, remove the extra white spaces, extra lines. Question B. Here is the prototype for an online bookstore. Provide feedback on how to enhance its design and functionality. इसके डिजाइन और फंक्शनैलिटी को हम कैसे बढ़ा सकें। What do you think is the strongest part of the design? ये डिजाइन दिया गया है, इसका स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट कौन सा है वो हम डिफाइन करेंगे। इसके बाद what changes would you recommend making the prototype more engaging? नंबर थर्ड पार्ट है are the labels easy to read and understand? Justify your answer. नंबर फोर्थ,
Would this chart help students learn about organizing and interpreting data? Number fifth part is there any data you think should be added to make the chart more relatable for student? जी सबसे पहले हम कहते हैं strongest part of the design. The prototype is visually attractive. जिसमें चार्ट शर्ट बने होते हैं उसको visually attractive कहते हैं. And uses colors and icons that catch attention. ये एक strong point है इसका. Second strongest point is it shows multiple sections at a glance. For example, categorizes trends, charts, which can help user quickly understand the store idea. Third strongest part is the overall layout gives a dashboard feel which looks modern and engaging. आपको पता है कि आजकल जितनी भी वेबसाइट्स और जितने भी सॉफ्टवेयर आते हैं उसमें डैशबोर्ड होता है और डैशबोर्ड क्या करता है डैशबोर्ड शोज ऑल द इंफॉर्मेशन एट अ ग्लांस. वो एक ही जगह पे ना डिफरेंट पोजीशन से डिफरेंट फॉर्म से डिफरेंट क्यूरी से डिफरेंट फाइल से डेटा लेता है और आपको एक ही जगह पे डिस्प्ले कर देता है जो कि आपके लिए इजी और क्विक अंडरस्टैंडिंग का बायस बनता है और आप इससे इजीली कोई डिसीजन ले सकते हैं. सोल्यूशन भी है रिकमेंडेड चेंजेस. हम चेंजेस आपको रिकमेंडेड करने जा रहे हैं किस लिए टू मोर एंगेज फॉर मोर एंगेजिंग के लिए. Number one is add a clear search bar, search by title, author or ISBN number. If you will add this, then user can easily search any item. Recommended changes. Point number two is add proper navigation menu. Home, categories, new arrival, best seller, contact. इसका मेन मेन्यू उसको अच्छे तरीके से डिजाइन करना चाहिए जो कि मेन मेन्यू से यूजर इजीली किसी भी इंफॉर्मेशन को इजीली गेट कर सकता है और वहां तक वो पहुंच सकता है. नेविगेशन मेन्यू. थर्ड पॉइंट एड कॉल टू एक्शन बटन. बाय नाउ, एड टू कार्ट, व्यू डिटेल्स. ये इसमें ऐड होना चाहिए ताकि वो इजीली यूजर इसको क्या कर सके यूज कर सके इजी टू यूज और कोई ऑर्डर को प्लेस कर सके. फोर्थ पॉइंट इज reduce clutter by using more white spaces and showing few charts on the home page. आपको वो सारा एक ही जगह पे जुर्मट सा बना हुआ है तो आप क्या करें फ्यू चार्ट वहां पे वो डैशबोर्ड पे शो करें और चैट और डैशबोर्ड को अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करें. नंबर फिफ्थ पॉइंट एड बुक कवर कार्ड्स विद प्राइस रेटिंग एंड शॉर्ट डिस्क्रिप्शन जो कि इजी होगा जिससे वो एक क्लियर पिक्चर यूजर को समझ आ जाएगी. क्वेश्चन नंबर 3 आर लेबल इजी टू रीड. सम लेबल्स लुक स्मॉल एंड द स्क्रीन हैज टू मेनी एलिमेंट्स. सेकंड पॉइंट व्हेन मेनी चार्ट्स आर प्लेस्ड टुगेदर यूजर्स मे फील कंफ्यूज्ड यस एंड मिस इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन. Third point is improve readability by using larger font size for headings and using consistent labeling, same style and terms, font size. Third point, keeping only important labels on the main screen or dashboard. Fourth point is their fourth part of the question is, does this help students learn? Yes, it can help students learn how to organize and present data visually. Students can understand categorizes versus sales, comparisons between different items, how charts summarize larger data in form of visually representation. But for learning, it should be simpler with fewer charts and clearer headings. जैसा कि बताया है कि डैशबोर्ड पे सिर्फ इंपॉर्टेंट हेडिंग्स इंपॉर्टेंट चार्ट्स ही डिस्प्ले होने चाहिए. कम से कम डेटा डिस्प्ले हो
डैशबोर्ड में, ताकि यूजर इजीली कैन अंडरस्टैंड, read and can guess what should be inside the dashboard. Fifth part of the question is data to add more relatable. Add real bookstore information such as book price and discount, rating and number of reviews, stock availability, in stock, out of stock, how many items are, how many books are available, how many books are not available, and delivery time and shipping fee, mean you can say that tracking. And next point is popular categories for students like CS, computer science, English, math, exam, so on. Add a small monthly sales chart with a clear scale for better understanding. Question number 2. You are a weather scientist tracking the rainfall in mm for each month of the year. Use Python list to analyze and display this data. Store the rainfall data for each month in Python list and print it. Use the following data in this. The list is 50, 80, 60, 30, 120, 90, 70, 100, 85, 95, 40 and 65. तो आपने क्या करना है, जस्ट यू कैन स्टोर द रेनफॉल डेटा. आपने स्टोर कर लेना, ये सारे डेटे को आपने लिस्ट की फॉर्म में स्टोर कर लेना है. आपने लिखा रेनफॉल इक्वल टू वो सारी की सारी वैल्यूज लिखी जो मैंने उधर रीड की थी, जो क्वेश्चन पेपर में दी होगी वो सारी की सारी आपने इधर वैल्यू लिख लेनी है. सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट डज द फॉलोइंग पाइथन कोड प्रिंट. पाइथन कोड क्या प्रिंट करेगा. ये रेनफॉल, ये तो लिस्ट दी गई है. प्रिंट मैक्स वैल्यू फ्रॉम रेनफॉल एंड प्रिंट मीन वैल्यू फ्रॉम द रेनफॉल. इसमें से मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू को डिस्प्ले कर देगा. इनमें से मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, 120. देखिए 120 मैक्सिमम वैल्यू वो शो कर देगा 120. इसी तरीके से क्योंकि आप मिनिमम कैलकुलेट करने जा रहे हो तो इनमें से मिनिमम वैल्यू कौन सी 30, तो वो 30 डिस्प्ले कर देगा. कोड की तरफ देखते हैं जी. ये कोड लिखा रेनफॉल 50, 80, 60 till 65. जब आप इसको रन करेंगे तो वो आपको शो करेगा 120 और 30. ये कोड है इसका. Third part is examine the following Python program, identify any errors and correct them. आपने आइडेंटिफाई करने और इसको आपने क्या करने, करेक्ट करने हैं जी. ये सेम कोड मैंने लिख दिया. अब इसमें से हमने एरर को करेक्ट करना है. मैं इसको रन करने जा रहा हूं. रन किया, मुझे एरर दे रहा है डायरेक्ट जी. ठीक है, क्योंकि मैंने डबल कोट लिखे हुए हैं, इसको क्लोज नहीं किया. ठीक है, अगर आप देखेंगे तो उसमें भी ऐसा ही है. देखो डबल कोट स्टार्ट किए हुए हैं, क्लोज नहीं किया. तो मैं इसको क्या करूंगा, डबल कोट को क्लोज करता हूं. तो मैंने यहां पे क्या कर दिया, डबल कोट को क्लोज कर दिया. जब इसको रन करूंगा ना, देखिए ये एवरेज लिखा हुआ इधर और इधर एवीजी लिखा हुआ. तो क्या दोनों सेम हो सकते हैं, नहीं. वो मुझे एरर देगा. मैं रन करता हूं, वो देखिए एवरेज का एरर दे दिया कि मुझे एवरेज यहाँ पे अनडिफाइंड है. तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एवरेज को डिफाइन करूंगा. या तो इसको एवरेज को सेम इधर लिख दूंगा या इस वाले को इधर लिख दूंगा. कंट्रोल सी मैंने लिखा, इसको कॉपी कर दिया और सेम मैंने यहाँ पे लिख दिया. जब मैं रन करूंगा तो मुझे वो एवरेज शो कर देगा. एवरेज रेनफॉल इक्वल टू 73.75. ठीक हो गया. अब इसमें से अगर आप कहते हो ना, तो एक अच्छा प्रोग्रामर इसको 12 कभी भी नहीं लिखेगा. ठीक है, क्योंकि 12 लिखने पे ये फिक्स हो जाएगा. अगर मैं इसकी वैल्यू को कल को कम कर देता हूं या ज्यादा कर देता हूं तो मुझे 12 के साथ भी प्ले करना पड़ेगा. तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं ऐसा करता हूं, मैं कहता हूं लेंथ कैलकुलेट कर ले किसकी, रेनफॉल की.
ठीक है, तो वो जितनी लेंथ होगी वो ऑटोमेटिकली वही आंसर दे देगा। अगर 12 होगी तो 12 एलिमेंट लिख देगा, अगर 10 होगी तो वो 10 लिख देगा। ठीक है, जब मैं इसको रन करूंगा तो देखें आंसर वही आपका आ जाएगा 73.75। ठीक है, लेकिन अब देखिए इससे क्या होगा कि अगर मैं ये वैल्यू कम भी कर देता हूँ, 30 वाली वैल्यू को मैं रिमूव कर देता हूँ, तो मुझे यहाँ पे 11 नहीं लिखने की जरूरत, मैं डायरेक्ट इसको रन करूंगा तो वो उस डायरेक्ट ऑटोमेटिकली वहां से वो कैलकुलेट कर लेगा। ठीक है, वो देखो आंसर भी चेंज हो गया। ठीक हो गया, ये मैंने आपको करेक्ट करके दिखा दिया। एक तो करेक्शन यहाँ पे आएगी जो कि मैंने लेंथ के साथ लिखी हुई है, और दूसरी करेक्शन एक यहाँ पे आएगी, दूसरी करेक्शन ये आएगी, और तीसरी करेक्शन इसमें डबल कोट को क्लोज करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मॉडिफाई द फॉलोइंग पाइथन कोड सच दैट इट प्रिंट्स द मंथ विद ड्राई रेनफॉल, आल्सो प्रिंट द मंथ विद ड्राई रेनफॉल। रेनफॉल ये उसके लिस्ट दी हुई है, और हमने क्या करना है, इसको रन करना है, और प्रिंट टोटल मंथ विद ग्रेटर देन 70 mm रेनफॉल काउंट करना हमने। तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं जी। ये लिस्ट लिख रही है हमने सेम एज इट इज एज गिवन इन द पीबीए। काउंट इक्वल टू 0, 0 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि मैंने काउंट करने थे। इसके बाद लिखा फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ रेनफॉल, वो देखिए कितने इसमें एलिमेंट हैं। ठीक है, उसकी लेंथ कैलकुलेट करके हमें दे देगी यहाँ पे। मींस अगर यहाँ पे देखें मैं क्या काउंट करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये 12 होगी। यानी कि लूप कहां से लेकर कहां तक चलेगा, लूप 0 से स्टार्ट होगा और 11 तक मूव करेगा फॉर आई लूप। और इसके अंदर क्या करेक्शन, क्या चेकिंग कर रहा हूं मैं, इफ रेनफॉल ऑफ आई लेस देन 70, अगर लेस देन 70 हो तो हमने क्या करना है, प्रिंट करना है ड्राई रेनफॉल मंथ, और i+1 हमने उसका मंथ लिख देना है, और उसके साथ काउंट भी करते जाना है। और बाद में जब लूप एंड होगा तो हमने शो करेंगे टोटल ड्राई रेनफॉल मंथ्स, इसमें हम काउंट करके वो मंथ्स लिख देंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले काउंट इक्वल टू 0, रेनफॉल तो पहले ये अरे इनिशियलाइज हो जाएगी लिस्ट। काउंट इक्वल टू 0, तो काउंट यहां पे मैं एक वेरिएबल ले लेता हूं, और इसमें क्या वैल्यू पड़ी हुई है, 0। फिर इसके बाद आई कहां से स्टार्ट होगा, आई स्टार्ट होगा 1 0 से लेके 11 तक। आई स्टार्ट होगा 0 से लेके 11 तक। पहले 0 के लिए चलेगा, जब 0 के लिए चलेगा देखेगा कि रेनफॉल ऑफ 0 लेस देन 70 है, यानी देखेगा कि 50 जो है 50 इज लेस देन 70, 50 लेस देन 70, यस। तो क्या करेगा, प्रिंट ड्राई रेनफॉल मंथ i+1 मीन 1 पे शो कर दे, क्योंकि प्लस i+1 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि i 0 से स्टार्ट हो रहा था, मैं 0 तो नहीं लिख सकता ना, तो मैं 1 लिखूंगा, 0 + 1 1 लिखूंगा। इसके बाद i की वैल्यू क्या हो जाएगी, i की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो देखेगा कि देखेगा 80 इज लेस देन 70, तो ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। फिर देखेगा 60, नेक्स्ट i की वैल्यू 2 हो जाएगी, 2 हो जाएगी, तो फिर देखेगा 2 के केस में, यानी कि 60 इज लेस देन 70, नो। फिर i की वैल्यू 3 हो जाएगी, i यहां तक पहुंचेगा, देखेगा 30 इज लेस देन, और देखिए जब इसने मंथ में ऐड किया था काउंट में भी एक ऐड कर दिया था, काउंट में 1 आ गया था। अब देखिए 30 लेस देन 70, यस ये ट्रू है। जब ट्रू होगा तो वो शो कर देगा ड्राई रेनफॉल मंथ आई की वैल्यू कहां तक पहुंची थी, आई की वैल्यू 3 तक पहुंची थी ना, 3, तो वो क्या करेगा 3 + 1 4, यहां पे 4 लिख देगा। ठीक है, और काउंट में एक का इंक्रीमेंट कर देगा, काउंट की वैल्यू अब हो जाएगी 2 हो जाएगी। फिर आई यहां पे पहुंच जाएगा। ठीक है, देखेगा 120 इज लेस देन 70, नो। फिर आई आगे मूव कर देगा, 90 इज लेस देन 70, नो। फिर आई नेक्स्ट मूव कर देगा, 70 is less than 70, no. Next 100 is less than 70, no.
85 is less than 70, no. 95 less than 70, no. Next 40 is less than 70, yes. तो क्या करेगा, आई में प्लस एक इंक्रीमेंट कर देगा, तो आई यहां तक कहां तक पहुंच चुका, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक पहुंच चुका, वो 11 लिख देगा, आई यहां पे 11 लिख देगा, ठीक है, और काउंट में एक का इंक्रीमेंट कर देगा, काउंट 3 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट 65 लेस देन 70, यस, तो इसको भी वो शो कर देगा। तो एट द लास्ट क्या आउटपुट देगा, ये आपके पास आउटपुट आ जाएगी, ड्राई रेनफॉल मंथ 1 3 4 11 12, और टोटल कितने मंथ बने, टोटल 5 मंथ बने ये। Next, question number 3. A college teacher wants to track the attendance of student in a class. Write a Python program that asks the user whether a student is present or absent. If the student is present, print student is present, and if the student is absent, print student is absent. तो इसके लिए हमने ये प्रोग्राम लिखा, status equal to input enter attendance present or absent. If status equal to present, it will show print student is present, else if status equal to absent, then it will show student is absent, else print invalid input. मैंने प्रोग्राम को रन किया, मैं लिखा प्रेजेंट, PRESENT प्रेजेंट, जब प्रेजेंट लिखा तो उसने लिखा स्टूडेंट इज प्रेजेंट। दोबारा इसको मैं रन करता हूं, मैंने रन किया, ठीक है, मैं लिखता हूं एब्सेंट, ABSENT एब्सेंट, वो शो करेगा student is absent, student is absent. Question number 3, part 2. Modify the above program to enter attendance for 5 students. अब क्या करना, 5 स्टूडेंट की अटेंडेंस को आपने लिखना है, एंटर द स्टूडेंट, 5 स्टूडेंट की अटेंडेंस को आपने एंटर करना है। तो हमने क्या किया, हमने प्रेजेंट काउंट कर लिए, कितने प्रेजेंट काउंट है, बाय डिफॉल्ट हमने 0 से स्टार्ट किया, आई इन रेंज 5 तक हमने मूव किया। क्यों तक 5 तक मूव किया, क्योंकि लूप स्टार्ट होगा 0 से लेकर 4 तक, तो अल्टीमेटली ये 5 टाइम रन होगा। स्टेटस, इसमें हमें वो स्टेटस लेगा जिसमें हमने क्या एंटर करना, प्रेजेंट एंटर करेंगे या फिर एब्सेंट एंटर करेंगे। अगर हम इसके अलावा कोई और एंटर करेंगे तो वो इसको क्या करेगा, वो इसको एब्सेंट ही कंसीडर करेगा और इनवैलिड इनपुट करेगा। इफ स्टूडेंट इक्वल टू प्रेजेंट, देन इट विल डिस्प्ले मैसेज प्रिंट स्टूडेंट इज प्रेजेंट, प्रेजेंट काउंट में एक का इंक्रीमेंट कर देगा, और प्रेजेंट काउंट 0 था फिर 1 हो जाएगा अगर प्रेजेंट होगा। अगर दूसरा स्टूडेंट भी प्रेजेंट होगा तो काउंट में एक और इंक्रीमेंट हो जाएगा, काउंट की वैल्यू 2 हो जाएगी, फिर 3 हो जाएगी, सो ऑन। अगर वो एब्सेंट होगा तो वो क्या करेगा, वो स्टूडेंट इज एब्सेंट का मैसेज शो करेगा और फिर काउंट में कोई इंक्रीमेंट नहीं करेगा। अगर हम एब्सेंट को भी काउंट करना चाहते हैं तो हम एक यहाँ पे काउंट लेंगे एब्सेंट के लिए, तो हम एब्सेंट में भी एक का इंक्रीमेंट करते जाएंगे। else print invalid input. Question number part 3, question 3 part 3. After tracking the attendance of all 5 students, print the total number of students present. तो हमने क्या करने हैं कि कितने स्टूडेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रेजेंट थे वो हमने शो करने हैं। हम जस्ट क्या ऐड कर देंगे, टोटल स्टूडेंट प्रेजेंट, ये हम मैसेज देंगे और प्रेजेंट अंडरस्कोर काउंट को शो कर देंगे। Last part of question number 3 is add a feature to calculate and print the percentages of students who are present. तो हमने क्या किया, count equal to 0 जो कि पहले हमने कैलकुलेट किया था, i equal to range 5 जो कि पहले हमने लूप लगाया हुआ था, हम ये स्टेटस उसमें 5 टाइम हमसे पूछेगा और इसके मुताबिक डिसाइड करेगा कि स्टूडेंट प्रेजेंट हुआ, एब्सेंट हुआ या फिर इनवैलिड इनपुट की। तो इस तरीके से हमारे पास टोटल आ जाएगी, प्रिंट टोटल स्टूडेंट प्रेजेंट क्या आ जाएगा, प्रेजेंट काउंट आ जाएगा, और इसके बाद हमने क्या करना, परसेंटेज इक्वल टू जितने प्रेजेंट थे डिवाइडेड बाय 5 टाइम्स 100 से कैलकुलेट कर लेंगे और बाद में हम रिजल्ट शो कर देंगे, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट परसेंटेज उसमें वो शो कर देगा। ठीक है, अब हम इसका कोड देखते हैं जी, ये इसका कोड है, प्रेजेंट काउंट इक्वल टू 0 लिखा हमने, और इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं ताकि आप इजीली इसको देख सकें। ठीक है, तो यहाँ पे वो देखेगा कितने काउंट किए,
डिवाइडेड बाय 5 क्योंकि टोटल स्टूडेंट 5 थे, टाइम्स 100 से मल्टीप्लाई कर देगा। तो हम इसको लिख लेते हैं। ये मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूं ताकि मुझे बार बार लिखना ना पड़े। ठीक है, रन करता हूं। रन किया, कंट्रोल वी, पहला प्रेजेंट हुआ, दूसरा प्रेजेंट हुआ, तीसरा प्रेजेंट हुआ, चौथा प्रेजेंट हुआ, पांचवें को मैं एब्सेंट कर देता हूं। ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, मुझे एब्सेंट लिखना पड़ेगा। एब्सेंट, जब मैंने एब्सेंट किया तो स्टूडेंट एब्सेंट, और इसके बाद इसने क्या मैसेज शो कर दिया मुझे लिखा टोटल स्टूडेंट प्रेजेंट कितने में 40 एंड परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट प्रेजेंट इज इक्वल टू 80। ठीक हो गया। तो इसका कोड आप देख लीजिए, ये इसका कोड है जी, कंप्लीट कोड। ठीक है, यहां से ये लूप का पार्ट है, ये नंबर ऑफ लाइंस। ठीक है, ये प्रेजेंट काउंट हमने इनिशियलाइज किया था ताकि 0 से स्टार्ट करे। ये 5 टाइम हमसे पूछेगा प्रेजेंट और एब्सेंट, ये हमें फिर कैटेगराइज करके दे देगा कितने प्रेजेंट थे कितने एब्सेंट थे। ठीक है, फिर इन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रेजेंट काउंट में लिख देगा, और फिर क्या करेगा, प्रेजेंट को डिवाइड कर देगा 5 से, मल्टीप्लाई करेगा 100 से ताकि वो परसेंटेज निकाल सके। ओके, सेक्शन ए हैज बीन कंप्लीटेड। PBA 2026 Section B. In Section B, question number 4, Section B consists of 20 marks. Question number 4, write an algorithm to input 3 numbers and print the smallest number. आपने क्या करना है, एक एल्गोरिथम लिखना है जिसमें 3 नंबर्स आपने यूजर से इनपुट लेने हैं और फिर उनमें से स्मॉलेस्ट नंबर को शो करना है। तो हम एल्गोरिथम स्टार्ट करते हैं। एल्गोरिथम का स्टेप 1 क्या होगा, स्टार्ट। हम स्टार्ट से इसको स्टार्ट करेंगे। स्टेप नंबर 2, इनपुट 3 नंबर्स num1, num2, num3। आपने क्या कर लिया, आपने 3 नंबर्स ले लिए num1, num2 और num3 में। नेक्स्ट स्टेप में आप लिखेंगे इफ num1 लेस देन इक्वल टू। ठीक है, मैंने इसको मैथमेटिकल में लिखा हुआ लेस देन इक्वल टू, आप इसको लेस देन इक्वल टू भी लिख सकते हैं, कोई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो मर्जी लिख सकते हैं आप, ऐसे भी लिख सकते हैं और लेस देन इक्वल भी लिख सकते हैं जैसे मैंने ये लिखा हुआ। एंड num1 लेस देन इक्वल टू 3। आपने ये कह दिया कि नंबर 1 नंबर 2 से स्मॉलेस्ट है, और फिर आपने ये कह दिया कि नंबर 1 नंबर 3 से भी छोटा है, और दरमियान में आपने एंड यूज कर लिया। एंड आपको पता है एंड के लिए अगर दोनों कंडीशंस ट्रू होगी देन यू विल गेट अ ट्रू रिजल्ट। ठीक है, लेकिन इसमें एक डाउट यहां पे ये आता है कि अगर वो क्वेश्चन में ये कह दे कि विदाउट यूजिंग एंड ऑपरेटर्स, विदाउट यूजिंग लॉजिकल ऑपरेटर्स, तो फिर आपको एंड नहीं लगाना पड़ेगा, फिर आपको नेस्टेड इफ के साथ यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको नहीं आता नेस्टेड इफ के साथ इस प्रोग्राम को करना तो प्लीज राइट मी इन कमेंट, आई विल क्रिएट अ वीडियो ऑन इट। ओके, देन स्मॉलेस्ट इक्वल टू num1। अगर ये दोनों कंडीशंस ट्रू हो जाती है, num1 जो कि num2 से भी छोटा हो जाता है और num3 से भी छोटा होता है, तो फिर स्मॉलेस्ट नंबर हमारा क्या होगा, num1 ही हमारा स्मॉलेस्ट नंबर होगा। ठीक है, अगर स्टेप नंबर 3 ट्रू नहीं होगा तो फिर मूव करेगा स्टेप नंबर 4 में। स्टेप नंबर 4 में कंडीशन चेक कर रहा है एल्स के साथ। एल्स उस वक्त एग्जीक्यूट करता होता है जब इफ एग्जीक्यूट ना हो। तो स्टेप 3 में इफ एग्जीक्यूट नहीं होगा तो फिर हम स्टेप नंबर 4 में मूव करते हैं, और स्टेप नंबर 4 में मैं num2 के छोटे होने के लिए कंडीशन चेक कर रहा हूं। num2 इज लेस देन इक्वल टू num1 and num2 is less than equal to 3, then smallest number will be num2। जी, अगर तो ये स्टेप नंबर 4 भी ट्रू नहीं होता, अगर तो 4 ट्रू हो जाता है तो स्मॉलेस्ट नंबर हमारा क्या होगा, num2 होगा। अगर ये स्टेप नंबर 4 भी ट्रू नहीं होता तो हम बगैर सोचे समझे, बगैर किसी कंडीशन के चेक हुए एल्स में हम क्या कह देंगे, स्मॉलेस्ट इक्वल टू 3, कि स्मॉलेस्ट नंबर हमारा क्या 3 है। ठीक हो गया। नेक्स्ट, और स्टेप नंबर 6 में आके हम क्या कर देंगे, प्रिंट स्मॉलेस्ट नंबर, कि हम स्मॉलेस्ट नंबर को डिस्प्ले कर देंगे, और स्टेप नंबर 7 में हम इसको एंड कर देंगे। ठीक है, बाद एग्जामिनर स्टार्ट और एंड ना लिखने से भी मार्क्स को काट देते हैं। ठीक है, तो आपको स्टार्ट और एंड भी लिखना होगा लास्ट में। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4A, ये भी मैंने एल्गोरिथम लिखा हुआ है इसी का, तो आप आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है,
तो इसमें लिखने को क्या कहेंगे, इसमें जो लिखेंगे इसमें ये स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में लिखा जाएगा, ठीक है, जिसमें क्या होता है आप बताते हैं हाउ द लॉजिक इज एग्जीक्यूटेड, किसमें लॉजिक कैसे एग्जीक्यूट होती है यूजिंग इफ एल्स के स्ट्रक्चर के लिहाज से। तो ये जो लिखा हुआ है तो ये सिंपल प्लेन इंग्लिश में लिखा गया है, ठीक है, जिसमें बताया जाता है कि हाउ द लॉजिक इज एक्सप्लेन्ड, इसमें लॉजिक को एक्सप्लेन किया जाता है और उसमें लॉजिक को एग्जीक्यूट किया जाता है। तो आप इनमें से कोई भी लॉजिक के लिहाज से लिख सकते हो। इसमें क्या लिखा, फाइंड द स्मॉलेस्ट ऑफ 3 नंबर्स, ये एल्गोरिथम इस चीज के बारे में लिखा गया है। इनपुट इसमें क्या होगी, 3 नंबर्स होंगे, num1 num2 num3, आउटपुट क्या देगा, हमें स्मॉलेस्ट नंबर देगा। ये स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे ये एंड होगा। इनपुट num1 num2 num3 एज इनपुट, इफ num1 लेस देन इक्वल टू num2 एंड num1 लेस देन इक्वल टू num3, smallest will be num1 is the smallest, mean number 1 will store into the smallest variable, okay, else if num2 is less than num1 and num2 is less than num3, mean हमने क्या करना, num2 को दोनों नंबर से चेक कर देंगे, num1 से भी और num3 से भी। तो अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो इसका मतलब क्या होगा, स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा, num2 will store value into smallest variable, else हमारा स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा, num3 होगा। तो हम लास्ट में क्या कर देंगे, प्रिंट स्मॉलेस्ट कर देंगे। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट है, राइट अ बाइनरी सर्च एल्गोरिथम टू फाइंड द नंबर 36 इन द गिवन लिस्ट। उसने कहा है कि आपने क्या करना है, आपने बाइनरी सर्च का एल्गोरिथम लिखना है जिसमें आपने 36 को फाइंड करना है, ठीक है। तो अब हम उसका एल्गोरिथम लिखेंगे कि हम किस तरीके से 36 को फाइंड कर सकते हैं। Write a binary search algorithm to find the number 36 in the given list. इस लिस्ट में 36 दिया गया है और आपने उसको फाइंड करने का एल्गोरिथम लिखना है, बाइनरी सर्च एल्गोरिथम। The given list is this: 93, 87, 83, 71, 65, 52, 47, 36 और 10। आपको पता होना चाहिए कि बाइनरी सर्च के स्टार्ट करने से पहले आपको जो लिस्ट दी गई है या तो वो असेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए, तो बाइनरी सर्च वर्क करेगी। इसमें देखते हैं, इसमें 93, 87 ये सब के सब जितने भी नंबर लिखे हुए हैं ये डिसेंडिंग नंबर में लिखे हुए हैं, यानी कि हम इसमें बाइनरी सर्च लगा सकते हैं। ये पहली कंडीशन तो ट्रू होगी। एल्गोरिथम हम स्टार्ट करते हैं, हम लिखते हैं स्टेप 1 में हम स्टार्ट करते हैं। हमने क्या किया, स्टेप 1 स्टेप 2 में इनिशियलाइज द लिस्ट को इनिशियलाइज कर दिया इस नंबर से जो कि नंबर गिवन थे, 93, 87, 83, 71, 65, 52, 47, 36 एंड 10 इनिशियलाइज कर दिया। स्टेप नंबर 3 में हमने लो और हाई को सेट किया। कैसे लो और हाई को सेट किया, ये देखिए, ये 0 इंडेक्स पे वैल्यू होगी इसकी, ये 1 पे, ये 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5, 6, 7 एंड 8। तो लो इसमें क्या बना 0 और हाई इसमें क्या बना 8। क्लियर। अब हम इसमें चेक कर रहे हैं while लो लेस देन इक्वल टू हाई। हमने ये लूप लगा लिया, हम क्या कह रहे हैं कि जब तक लो और हाई एक ही पॉइंट पे इकट्ठे ना हो जाए उस वक्त तक मूव करते रहना है, ठीक है। यानी लो और हाई एक ही पॉइंट पे इकट्ठे हो जाए तो फिर स्टॉप करना है। और लूप के अंदर हमने एवरी टाइम मिड कैलकुलेट करना है। मिड कैसे कैलकुलेट करना है, लो प्लस हाई को डिवाइड करेंगे 2 के साथ और वो मिड आ जाएगा। अगर लो इसमें 0 है, 0 प्लस हाई इसमें 8 डिवाइडेड बाय 2 और हमने फ्लोर लिया हुआ है, मीन 4 डिवाइडेड बाय 2 आंसर इज 2, सॉरी 8 डिवाइडेड बाय 2 आंसर इज 4। ओके, 8 डिवाइडेड बाय 2 आंसर इज 4। मिड विल बी 4th index element, means this is 0, this is 1, this is 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, this is mid element 65। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने लिखा हुआ है इफ लिस्ट ऑफ मिड। लिस्ट हमने क्यों लिखा, क्योंकि लिस्ट इस लिस्ट का नाम था। मिड हमने जो कि हमने यहां पे कैलकुलेट किया जो कि हमारा क्या बना 65। हमने चेक किया कि 65 इक्वल टू 36। अगर तो ये 65 इक्वल टू 36 आ जाता है तो क्या लिखेगा, प्रिंट फाउंड कर देगा और स्टॉप कर देगा। स्टॉप क्या करेगा, लूप को स्टॉप करेगा, ठीक है।
अगर स्टेप नंबर 6 ट्रू नहीं होगा तो स्टेप नंबर 7 पे चला जाएगा। वहां पे चेक क्या कर रहा है, इफ लिस्ट ऑफ मिड ग्रेटर देन 36 से है, यानी कि 65 ग्रेटर देन 36 से है सेट, तो क्या करें, यानी कि आपका ये मिड है और एक तरफ ये आपकी लिस्ट है और एक तरफ ये आपकी लिस्ट है। ठीक है, हमने चेक किया 65 ग्रेटर देन 36, अगर 65 बड़ा है जो आप नंबर सर्च करने जा रहे हो 36 से, तो फिर आपको किस तरफ चेक करना चाहिए, फिर यानी कि आपको लेफ्ट साइड राइट साइड पे चेक करना पड़ेगा ना। तो इस वाली साइड को मैं इग्नोर कर दूंगा, तो मैं क्या करूंगा, जो कि लो इधर था ना, यहां की बजाय अब मैं लो को रिमूव करके इधर ले आऊंगा कि लो इस जगह पे आ जाए। तो ये किस जगह पे था, ये मिड था, ये मिड +1। तो मैंने क्या लिखा, इफ लिस्ट ग्रेटर देन 36, कि अगर वो नंबर ग्रेटर देन है 36 से, तो हमने क्या करना है, लो को सेट करना है। लो कहां पे आ जाए, जो मिड था उससे नेक्स्ट एलिमेंट, मिड हमारा 65 था, नेक्स्ट एलिमेंट क्या 52, जो भी एलिमेंट हो, हमने तो एल्गोरिथम लिखना है। ठीक है, तो मिड यहां पे आ जाएगा, यानी कि लो अब किस पॉइंट पे आ जाएगा, 0 1 2 3 4 5, लो हमारा आ जाएगा 5 पॉइंट पे, ये लो इक्वल टू 5, और हाई हमारा यहां पे ही रहेगा, ये हाई है। ठीक है, ये उसी जगह पे रहेगा। एल्स हमने क्या किया हुआ कि अगर मिड वाला एलिमेंट ग्रेटर नहीं है 36 से, तो फिर हमने क्या करना, फिर हमने हाई को सेट करना है। और हाई को सेट कैसे करना है, मिड इक्वल टू -1। ठीक है, मिड इक्वल टू -1 कि लो वही रहेगा फिर, और उस केस में ये 71 पे हाई आ जाएगा। ठीक है, यानी बाइनरी सर्च में यही तो होता है कि उसकी हाफ लिस्ट को हम क्या कर देते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं, और हाफ लिस्ट को हम स्कैन करते हैं। फिर नेक्स्ट में अगेन हाफ लिस्ट को डिस्कार्ड कर देते हैं और हाफ लिस्ट को स्कैन करते हैं। और क्योंकि ये लूप लगा हुआ है, ठीक है, अभी देखें लो 5 पे है और हाई किस पे है, हाई 8 पे है। तो लूप हमारा क्या लगा हुआ है, लूप हमने ये लगाया हुआ है कि व्हाइल लो लेस देन इक्वल टू हाई। ठीक है, तो अब क्या करेगा, फिर वो स्टेप नंबर 5 एग्जीक्यूट करेगा। स्टेप नंबर 5 में क्या आएगा, 5 + 8 डिवाइडेड बाय 2 फ्लोर मीन 13 डिवाइडेड बाय 2, 13 डिवाइडेड बाय 2 6.5। तो ये फ्लोर क्या करेगा, फ्लोर लेके आएगा 6, कि 6 वाला एलिमेंट अब मिड होगा। ठीक है, 6 वाला एलिमेंट अब मिड होगा। ठीक है, अब 6 वाले एलिमेंट को देख लेते हैं। ये देखिए, ये 0 पे था, ये 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 5 6 7 और ये 8 पे था। ठीक है, अब वो देखेगा 47 देखेगा, अब मिड उसके पास क्या आएगा, 47 आया ना। तो अब देखेगा 47 इक्वल टू 36 है स्टेप नंबर 6 में, नहीं, तो वो देखेगा कि 47 इज ग्रेटर देन 36, यस ग्रेटर देन 36 है ना। तो फिर क्या करेगा, फिर वो लो इधर आ जाएगा। अब क्या करेगा, अब लो इस पे ले आएगा, ये इसका लो बन जाएगा जो कि 7 है, और हाई उसका 8 पे रहेगा, हाई उसका 8 पे रहेगा। ठीक है, अब दोबारा फिर स्टेप नंबर 4 से होके आएगा, लो 7 पे है और हाई 8 पे है, ये इक्वल नहीं हुए, तो लो फिर चलेगा, स्टेप नंबर 5 पे आ गया। स्टेप नंबर 5 में क्या करेगा, 7 लो में 7 था, हाई में 8 स्टिल पड़ा हुआ है, डिवाइडेड बाय 2, तो इसका आंसर क्या आएगा, 15 डिवाइडेड बाय 2, तो फ्लोर लेने की वजह से क्या आ जाएगा, मीन 7.5, तो 7 आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब मिड कहां पे आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो 7 पे मिड अगर आए तो ये कौन सा नंबर बनता है, ये 36 ही बनता है। तो लूप चेक करेगा, इफ लिस्ट ऑफ मिड मीन जो कि 7 है, मिड में 7 है और लिस्ट ऑफ मिड में 36 इक्वल टू 36, प्रिंट फाउंड एंड स्टॉप, फाउंड करेगा और फिर स्टॉप हो जाएगा। तो ये एल्गोरिथम ऐसे काम करता है बाइनरी सर्च का। स्टेप नंबर 8 में एंड वाइल लिखा हुआ है, जो कि एंड वाइल का मतलब ये है कि यहां से लूप दोबारा रिटर्न कर देगा कंडीशन की तरफ, स्टेप नंबर 4 की तरफ। एंड वाइल शो करता है कि जितने भी स्टेप इसके अंदर आ चुके हैं लूप के स्टार्ट होने तक, वो सारे के सारे ईच आइटरेशन में परफॉर्म करने होते हैं। ठीक है, और स्टेप नंबर 9 में एंड कर देंगे। तो ये एक कंप्लीट बाइनरी सर्च का मैंने आपको एल्गोरिथम लिख के दिखा दिया। ये मैं आपको कोड लिख के भी दिखा देता हूँ, पिछले प्रोग्राम का भी और बाइनरी सर्च का भी। मैं नंबर लिखा num1 num2 num3, सेम लॉजिक यहाँ पे मैंने लगाई।
num1 को मैंने चेक किया num2 से और num3 से, फिर num2 को चेक किया मैंने num1 से और num2 से। अगर कोई भी मैच नहीं करता तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, num3। मैं इसको रन करता हूँ, फाइल रन किया, फर्स्ट नंबर, एंटर द फर्स्ट नंबर 1 2 3, तो उसने क्या कह दिया, स्मॉलेस्ट नंबर 3 है। दोबारा मैं एंटर करता हूँ, रन करता हूँ, 34 56 78 7 लिख देता हूँ, चले स्मॉलेस्ट नंबर इज 7। ठीक हो गया जी। सेम मैंने लॉजिक को यूज करते हुए प्रोग्राम लिखा। स्टेप 1 में स्टार्ट लिख दिया, स्टेप 2 में इनिशियलाइज कर दिया, ये मैंने लिस्ट को इनिशियलाइज कर दिया। लो इक्वल टू 0 था, हाई इक्वल टू 8 था, इसमें फिक्स कर दिया मैंने सारी चीजें। टारगेट इक्वल टू 36 कर दिया। ठीक है, तो वाइल लो लेस देन इक्वल टू हाई, तो क्या करें, मिड इक्वल टू लो प्लस हाई। ये इंटेग्रल के लिए यानी कि लोअर के लिए, जैसे फ्लोर हम यूज करते हैं ना, अगर 6.5 आंसर आएगा तो 6 हम लेंगे, इसलिए मैंने डबल स्लैश के साथ लिखा, जो कि इंटेग्रल वैल्यू आपको देगा मिड। और चेक करें इफ लिस्ट ऑफ मिड इक्वल टू टारगेट, और टारगेट में हमने क्या लिखा हुआ, 36 लिखा हुआ, वो क्या कहेगा, फाउंड कर देगा। इसके बाद लूप को ब्रेक कर देगा। इसके बाद क्या करेगा, नेक्स्ट वो मूव करता है स्टेप नंबर 7, अपडेट लो और हाई। इसके बाद लो को या हाई को अपडेट करेगा, कैसे, एल इफ लिस्ट मिड ग्रेटर देन टारगेट हुआ तो लो को चेंज करेगा, मिड +1 पे ले जाएगा, अदरवाइज हाई को मिड -1 पे ले जाएगा, और इसके बाद स्टेप नंबर 8 में एंड हो जाएगा। ये सेम मैंने प्रोग्राम जो आपको दिखाया वो मैंने इंप्लीमेंट करके भी दिखा दिया आपको। नेक्स्ट स्टेप नंबर, क्वेश्चन नंबर 4, alternate question is develop a pseudocode that print even numbers from 1 to 100। आपने pseudocode लिखना है जो कि प्रिंट करे इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 100, जो 100 तक इवन नंबर प्रिंट करे। डेवलप अ pseudocode that print even numbers from 1 to 100। तो हमने पहले स्टेप क्या किया, स्टार्ट किया, इसके बाद हमने लूप को एडजस्ट किया फॉर x फ्रॉम 1 to 100। 1 से लेके 100 तक हमने x को मूव करवाया, क्योंकि हमने 1 से लेके 100 तक इसमें इवन नंबर शो करने हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमने कंडीशन लगाई, इफ x mod 2 इक्वल टू 0 देन प्रिंट x। अब देखें, अगर मेरे पास सपोज x की वैल्यू 1 से लेके 100 तक मूव करेगी, 1 2 3 4 5 6 सो ऑन 100 तक मूव करेगी। सपोज ये नंबर मेरे पास 4 आता है, 1 से भी स्टार्ट होगा, लेकिन मैं आपको 4 से बताने लगा हूं। 4 mod 2 का मतलब है मैंने 4 को 2 पे डिवाइड किया और चेक किया इसका रिमाइंडर क्या आएगा, 2 2s are 4, रिमाइंडर इज 0। तो मैंने क्या किया, मैंने 0 के केस में x mod 2 अगर वो इक्वल टू 0 आएगा तो उस वाले x को प्रिंट करना है। नेक्स्ट 5 आएगा, 5 को मैंने 2 पे डिवाइड किया, 2 2s are 4, रिमेनिंग वैल्यू इज 1, जो कि इक्वल टू 0 नहीं है, तो इसको ये प्रिंट नहीं करेगा। नेक्स्ट नंबर आपके पास आएगा 6 डिवाइडेड बाय 2, 3s are 6, रिमेनिंग वैल्यू इज 0, तो इसको वो प्रिंट करेगा 6 को। ठीक है, नेक्स्ट 7 आ जाएगा, तो 7 को जब मैं 2 पे डिवाइड करूंगा तो 2 3s are 6, रिमेनिंग वैल्यू इज 1, जो कि 1 आएगा, इसको प्रिंट नहीं करेगा। सो ऑन, इस लॉजिक के साथ मैंने ये प्रिंट किए हुए। और नेक्स्ट में हम एंड इफ लिख देंगे, नेक्स्ट में हम एंड फॉर कर देंगे, क्योंकि हमने फॉर लूप स्टार्ट किया था, इधर से फॉर लूप स्टार्ट किया था और इधर से फिर हम फॉर लूप को एंड कर देंगे। ठीक हो गया, और इसके साथ फिर एंड आ गया। इसी का हम प्रोग्राम भी देख लेते हैं। ये प्रोग्राम लिखा फॉर एक्स इन रेंज 1 से लेके 101। क्यों मैंने 101 लिखा, क्योंकि आपको पता है एक नंबर लेस तक रहता है, तो ये कहां तक मूव करेगा, 1 से लेके 100 तक। फॉर एक्स परसेंटेज 2, परसेंटेज साइन होता है रिमाइंडर फाइंड करने के लिए, मोड लेने के लिए, इक्वल टू 0 होगा तो उस वाले प्रिंट को एक्स करें, यानी उस वाले एक्स को वो प्रिंट करेगा। मैं रन करता हूं तो आउटपुट देख लेते हैं। ये इसने सारी की सारी आउटपुट यहाँ पे शो कर दी। ठीक है, आप इसकी आउटपुट को हॉरिजॉन्टल भी डिस्प्ले करवा सकते हो। आप यहाँ पे लिख सकते हो कॉमा एंड इक्वल टू डबल कोट स्टार्ट किए, स्पेस दिया एक, और डबल कोट को क्लोज कर दिया। अब मैं इसको रन करता हूँ, अब देखेंगे कि वो इसको हॉरिजॉन्टली वो डिस्प्ले कर देगा। हॉरिजॉन्टली इसने डिस्प्ले कर दिया, 2 कर दिया। अब इसको इसने क्या कर दिया, थोड़ा सा मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ। ये देखिए 2 से स्टार्ट किया, 46 पे, 48 पे, 50 पे, और ये सारे के सारे नंबर शो। लास्ट में ये 90 था, ये 9 है,
और वो 0 इधर ले गया, क्योंकि मैंने इस स्क्रीन को ना फुल में नहीं ओपन किया हुआ। अगर फुल ओपन करूंगा तो वो 90 उसके साथ आ जाएगा, 92, 94, 96, 98 और 100। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रा अ ट्रेस टेबल फॉर द गिवन सूडो कोड। हमने स्टार्ट करेंगे, ये सूडो कोड दिया गया है, आपने इस सूडो कोड का ट्रेस टेबल लिखना होता है। ट्रेस टेबल में क्या लिखना होता है? ट्रेस टेबल में आपने वेरिएबल की एग्जीक्यूशन को शो करना होता है स्टेप बाय स्टेप। जी, ये मैंने सूडो कोड लिख दिया स्टेप 1 से लेकर स्टेप 8 तक जो कि दिया था। अब मैं इसका ट्रेस टेबल लिखने जा रहा हूं। व्हाट इज अ ट्रेस टेबल? ट्रेस टेबल क्या होता है? ट्रेस टेबल एक्चुअली किसी भी प्रोग्राम में वेरिएबल की एग्जीक्यूशंस को शो करने के लिए यूज करते हैं। तो हम कह सकते हैं अ ट्रेस टेबल इज अ टेबल यूज्ड टू ट्रैक द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स स्टेप बाय स्टेप इन अ प्रोग्राम। ये एक सूडो कोड दिया गया है, हमने इस सूडो कोड का ट्रेस टेबल लिखना है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया स्टेप नंबर 1 से, और साथ ही मैं वेरिएबल को ट्रेस करने जा रहा हूं इन फॉर्म ऑफ अ टेबल। आई हैव रिटन अ स्टेप इन दिस सूडो कोड। I, total, num and num2 variables have been used. स्टेप नंबर 1 प्रोग्राम स्टार्ट होगा। स्टेप नंबर 2 में क्या होगा? num1 के पास वैल्यू 3 आ जाएगी और num2 के पास वैल्यू 4 आ जाएगी। ठीक है, तो ये स्टेप 2 कंप्लीट हो गया। वी आर मूविंग टू स्टेप नंबर 3। इन स्टेप नंबर 3 total will get value 0. Okay, I have given a 0 value in place of a total cell in a table. नंबर 4 पे जाएंगे। 4 पे क्या लिखा? for I from 1 to num2 do। यहां पे लूप लगा हुआ है, जो कि लूप कंट्रोल वेरिएबल है I, जो कि स्टार्ट करेगा I से लेके num2 तक। num2 की वैल्यू क्या है? 4, यानी कि I मूव करेगा फ्रॉम 1 to 4। इसके बाद देखिए टोटल इक्वल टू टोटल प्लस num1 लिखा हुआ है। टोटल में वैल्यू क्या पड़ी हुई है? 0 और 3 कहां से आया? जो कि num की वैल्यू थी, num1 की वैल्यू 3 थी, तो इसलिए मैंने 0 + 3 लिखा। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा? 3। टोटल के पास क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। इसके बाद लाइन नंबर 6 में जाएगा। 6 में लिखा हुआ एंड फॉर के जितनी भी स्टेटमेंट्स थी फॉर लूप के अंदर वो एंड हो चुकी है, और यहां से इसने रिटर्न बैक करना है फॉर लूप की तरफ। ओके, अब क्या करेगा? स्टेप 1 का इंक्रीमेंट करेगा आई में, जो कि स्टेप नंबर 4 में हो रहा है। 1 का इंक्रीमेंट करेगा और आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? आई की वैल्यू यहां पे 2 हो जाएगी। इसके बाद हम मूव करेंगे स्टेप नंबर 5 पे, और स्टेप नंबर 5 पे लिखा हुआ है 3 + 3, क्योंकि नम की वैल्यू स्टिल 3 है, नम में कोई चेंज नहीं आ रही, जबकि टोटल में प्रीवियस वैल्यू 3 पड़ी हुई थी। तो क्या आंसर आ जाएगा? 3 + 3 इट विल गिव यू 6। नेक्स्ट इट विल मूव टू द step number 6. Step number 6 says that return back to the loop, and now value of I will become 3, and then it will move to step number 5. In step number 5 it is written total equal to total plus num1. First they will evaluate from the right side is total plus num1, value of total is 6, num1 value is 3, 6 + 3 will become 9. Next it will move to step number 6, and for means it will return back to the loop. Now value of I will become 4, that is the last value, because I have to move, I will move from 1 to 4, and this is the last step, means this is the last value, last iteration of this loop. Because num2, it will move to num2, and num2 also contains value of 4. Next it will move to line number 5, and line number 5 contains total plus num1, that is num9 + 3. 9 + 3 will give you 12, and then it will move to the line number 6, that is end for, and now it will not move to the return back to the loop, because I has reached at the last step, mean that is the 4th step.
Next, it will move to print number line number 7, that is print equal to total, and then they will show the value of total is 12. It will shows on the output screen, or you can take in other column as in output screen, and in that column you can write 12. After this, it will goes to the end. Question number 5. Simplify the Boolean function f using the K-map and also construct the logic circuit for the simplified expression. आपने क्या करना है, आपने K-map के थ्रू इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है, और जो सिंप्लीफाइड रिजल्ट आएगा एक्सप्रेशन का, उसका आपने लॉजिक सर्किट बनाना है. Now we are going to construct a K-map. This is the given expression f equal to, next expression has been written here as given in the PBA. तो इसमें क्योंकि 3 वेरिएबल यूज हुए ना, a b c, तो मैंने इनपुट क्या लिखी 3, 2 रेज पावर 3 इक्वल टू 8. तो 8 इसके कॉम्बिनेशंस बनेंगे. 2 क्यों होते हैं, क्योंकि आपको पता 0 और 1 होता है, ऑन होता है और ऑफ होता है, इसलिए 2 इसके मैक्सिमम मोड होते हैं. तो इसके लिहाज से क्योंकि 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे, तो इसलिए मैंने क्या कर लिया, मैंने 8 सेल बना लिए एक टेबल में. तो इस टेबल को अब हमने वैल्यू साइन करनी. वैल्यू हम साइन करेंगे 0 और 1 के लिए, रो में 0 और 1. फिर इसके बाद कॉलम में आएगा 0. एक्चुअली ये होता है 0 1 3 एंड 2 होता है. ये 0 1 2 3 क्यों नहीं होता, क्योंकि हम इसमें नंबरिंग असाइन कर रहे होते हैं, वो ग्रे कोड के लिहाज से कर रहे होते हैं. अगर 2 का ग्रे कोड लिखेंगे तो वो 3 ही आएगा. ठीक है, तो यहां पे मैंने 0 साइन कर दिया, फिर यहां पे मैंने 1 साइन कर दिया 0 1 के लिहाज से, फिर यहां से मैंने 3 साइन कर दिया जो कि बाइनरी नंबर 1 1 होता है, और यहां पे मैंने 2 साइन कर दिया 1 0. अब इसके बाद मैंने क्या करता हूं, मैं कॉलम की वैल्यू यहां पे लिख ली सेल में. अब मैंने कॉलम और रोज को रो को कंबाइन करने लगा हूं. तो मैंने यहाँ पे रो की जो नंबर था 0 वो वहां पे लिख दिया 0, फिर रो का नंबर 0, सब जगहों पे मैंने ना उसके जो कोरोस्पोंडिंग सेल थे ना, वहां पे उसका रो का जो लेबल था वो लगा दिया 0 0 0 हर जगह पे. अब मैं कॉलम को कंबाइन करने लगा हूं रो के साथ, तो ये क्या बनेगा 0 0, और ये क्या बनेगा 0 1 0. तो ऑलरेडी रो का नंबर था और कॉलम का नंबर 0 1 बन जाएगा. नेक्स्ट कॉलम का नंबर है 1 1 एंड नेक्स्ट कॉलम का नंबर है 1 0. ठीक है, इसके बाद अब मैं सेकंड रो के नंबर को उनके कोरोस्पोंडिंग सेल में वैल्यू असाइन करने लगा हूं. ये मैंने 1 असाइन कर दिया, नेक्स्ट में मैंने 1 असाइन कर दिया, क्योंकि रो का नंबर 1 था इसलिए मैंने हर जगह पे क्या कर दिया 1 असाइन कर दिया. अब मैं कॉलम के नंबर को असाइन करने लगा हूं, जो ऊपर कॉलम के जो लेबल लिखा हुआ है वो इस सेल की वैल्यू को लिखने लगा हूं. यानी कि एक सेल 2 वैल्यू के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है, पहले रो के फिर कॉलम को. तो रो का नंबर लिख दिया, अब मैं कॉलम के वैल्यू को लिखने जा रहा हूं 1 0 1 1 1 1 एंड 1 1 0. ठीक हो गया. अब मुझे क्या करना है, अब मुझे नेक्स्ट में ए बी सी हर जगह पे लिख देना है. जितने भी सेल है हर जगह पे मैंने क्या करना है ए बी सी लिख देना है. ठीक है, मैंने ए बी सी हर जगह पे सिंपल लिख दिया है ए बी सी, सेम वे ए बी सी, सब जगहों पे मैंने ए बी सी लिख दिया. ठीक है, अब मुझे क्या करना है, जहां जहां पे 0 है ना उनके ऊपर इसको क्या कर देना है, उनके ऊपर इनको बार लगा देना है. ठीक है, या आप कह रहे कॉम्प्लीमेंट लगा देना जिसका. ठीक है, 0 0 ये 0 0 थे, इससे मैंने इन तीनों के ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगा दिया. ऊपर फर्स्ट 2 0 थे, तो मैंने फर्स्ट 2 जो नंबर थे ना, यानी ए और बी था, जो एक्सप्रेशन में हम वैल्यू यूज कर रहे हैं, इनके ऊपर बार लगा देंगे, कॉम्प्लीमेंट लगा देंगे. नेक्स्ट 0 ये 0 था, और इसके बाद मैंने यहां पे क्या कर दिया कॉम्प्लीमेंट लगा दिया ए के ऊपर. कोरोस्पोंडिंग वैल्यू के पे हमने क्या करना है, जो 0 होगी वहां पे हमने कॉम्प्लीमेंट लगा देना है ए के ऊपर और सी के ऊपर. नेक्स्ट बी और सी के ऊपर आ जाएगा, नेक्स्ट बी के ऊपर आ जाएगा, और लास्ट में सी के ऊपर सिर्फ आ जाएगा. ठीक हो गया. ये मैंने क्या कर दिया, मैंने ए बी से लिखा और उनके ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगा दिया. कहां पे कॉम्प्लीमेंट लगाया, जहां पे 0 था वहां पे मैंने कॉम्प्लीमेंट लगा दिया. तो नेक्स्ट में हमने क्या करना है, नेक्स्ट में अब हमने जो वैल्यू ऊपर दी गई है ना एक्सप्रेशन में, अब हमने क्या करना है,
कि उसकी corresponding वैल्यू, उसकी जो रिस्पेक्टिव टेबल में वैल्यू है ना, रिस्पेक्टिव सेल में हमने 1 लिख देना है। ठीक है, अब देखिए ए प्राइम, बी प्राइम और सी प्राइम था, ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट या सी कॉम्प्लीमेंट था, तो ये किस जगह पे लाई कर रहा है? ये लाई करता है इस जगह पे। ठीक है, अब इसका जो corresponding सेल दूसरे टेबल में बनता है वो ये बनता है। ठीक है, इस जगह पे मैंने 1 लिख दिया। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट वैल्यू ए कॉम्प्लीमेंट, बी और सी कॉम्प्लीमेंट है। अब मैं इसको लोकेट करने लगा हूं, ये सेल में कहां पे लोकेट कर रही है? तो ये कर रही है इस जगह पे लोकेट कर रही है। ठीक है, तो अब इस सेल के वैल्यू को मैं देखूंगा कि जो नेक्स्ट, जो राइट साइड पे मैंने कॉलम बनाया और टेबल बनाया हुआ है, उसके corresponding सेल पे मैं वहां पे 1 लिख दूंगा। इस जगह पे क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो यहां पे मैंने 1 लिख दिया। नेक्स्ट वैल्यू है ए बी कॉम्प्लीमेंट और सी कॉम्प्लीमेंट। तो यहां पे मैंने क्या करना है, तो देखूंगा कि ये वैल्यू टेबल में किस जगह पे लोकेट कर रही है, तो इसकी पोजीशन ये बन रही है। ठीक है, तो अब इसके corresponding सेल में मैं 1 लिख दूंगा। ये मैंने 1 लिख दिया। ठीक है, फिर नेक्स्ट वैल्यू है ए बी प्राइम सी। तो मैं देखूंगा कि ये वैल्यू कहां पे लोकेट कर रही है, तो ये इस जगह पे लोकेट कर रही है। अब इसके बाद देखूंगा कि मैंने इस जगह पे जाके दूसरे सेल में मैंने 1 लिख देना है, तो ये इस जगह पे मैं 1 लिखने लगा हूं, मैंने 1 लिख दिया। अब नेक्स्ट वैल्यू मेरे पास एक्सप्रेशन में वैल्यू है ए बी सी प्राइम। तो अब मैं इसको लोकेट करूंगा कि टेबल में किस पोजीशन पे, किस सेल में ये लोकेट कर रही है। तो यहां पे ये कहां पे मिल रही है? ये ए बी सी प्राइम यहां पे आ रहा है। तो इसके बाद मैं इस पोजीशन पे उसके corresponding सेल में जाके 1 लिख दूंगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट वैल्यू है ए बी सी। तो ये कहां पे लोकेट कर रही है? ए बी सी। तो ये लोकेट हो रहा है जी सेल के इस जगह पे, ए बी सी में। ठीक है, तो अब मैं यहां पे जाके 1 लिख देता हूं। इस जगह पे मैं 1 लिखने लगा, ये मैंने 1 लिख दिया। लास्ट वैल्यू ए कॉम्प्लीमेंट बी और सी है, ये कहां पे लोकेट कर रही है? ये लोकेट कर रही है जी इसके इस वाली पोजीशन पे, ए कॉम्प्लीमेंट बी सी पे। तो यहां पे मैं 1 लिख दूंगा। तो मैंने इस पोजीशन पे क्या लिख दिया? 1 लिख दिया। अब मुझे क्या करना? अब मुझे इनके ग्रुप बनाने हैं। मैक्सिमम ग्रुप मैं कितने का बना सकता हूं? 8 का ग्रुप बना सकता हूं। ठीक है, या फिर मैं 4 का बना सकता हूं, या मैं 2 का बना सकता हूं। अगर नहीं बन रहा होगा, जो अकेला होगा उसको भी मुझे लिखना पड़ेगा। तो मैं अब मैक्सिमम के ग्रुप बनाने लगा हूं। तो देखिए ग्रुप कैसे बनाता हूं मैं। एक ग्रुप तो मैंने ये बना लिया, एक ग्रुप मेरा ये बन जाएगा, 4 का ग्रुप बना दिया। ठीक है, मैक्सिमम में ये बना सकता था। और दूसरा ग्रुप मैंने ये बना दिया। अब देखिए इन ग्रुप में जो मैंने ग्रुप बनाया हुआ, तो इसमें देखिए कॉमन वैल्यू कौन सी है? ए है, बी है या सी, या कोई भी कॉम्प्लीमेंट आ रहा है। ठीक है, इसमें देखा जाए तो ए सब में ए कॉमन है। ठीक है, तो मुझे रिजल्ट में क्या लिखना पड़ेगा? मुझे लिखना पड़ेगा एफ इक्वल टू ए। इस ग्रुप का रिजल्ट क्या आएगा? एफ इक्वल टू ए, क्योंकि देखिए सब में कॉमन वैल्यू जो है वो लिखनी है ग्रुप की। ठीक है, अब मैं दूसरा लिख रहा हूं। ये दूसरा ग्रुप मैंने इसको बना लिया। जो मैंने पहले बनाया हुआ ना, उसको भी उसमें से भी ले सकते हैं। ये देखिए जो लास्ट वाले 2 1 थे ना, ये मैंने पहले भी एक्सेल लिख दे, लेकिन इसके साथ भी मैं ले सकता हूं। ठीक है, तो अब इसमें देखूंगा कि इस सेल में कॉमन वैल्यू कौन सी है। कॉमन वैल्यू देखिए, ए प्राइम कॉमन वैल्यू नहीं है, बी इसमें कॉमन वैल्यू है, बी इसमें कॉमन वैल्यू। तो मैं रिजल्ट क्या लिखूंगा? एफ इक्वल टू ए प्लस बी। अब देखिए नेक्स्ट ग्रुप, एक जो 1 रहता है टॉप लेफ्ट में, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? एक, अब देखिए मैं इसको फोल्डिंग के थ्रू भी ग्रुप बना सकता हूं। आप रो वाइज भी फोल्ड कर सकते हो और कॉलम वाइज भी फोल्ड कर सकते हो। अगर मैं इसको फोल्ड करूंगा इसके साथ, तो ये एक ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, अब मुझे देखना है कि इनमें कॉमन कौन सा है। इसमें कॉमन देखना है और इसमें कॉमन देखना है। ठीक है, अब इस सब में कॉमन क्या आ रहा है? इनमें कॉमन आ रहा है, जो मैंने येलो के साथ सर्कल किए हुए, सी प्राइम सिर्फ कॉमन आ रहा है, सी प्राइम। तो मेरा रिजल्ट वैल्यू क्या आ जाएगा? ए एफ इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी प्राइम। तो यहां पे सी प्राइम आ जाएगा, एफ इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी प्राइम। तो
अब मैंने क्या करना है, अब मैंने इसका लॉजिक सर्किट बनाना है। ठीक है, जो मैंने सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन लिखा उसका लॉजिक सर्किट बनाने लगा हूं। तो ये सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन मेरे पास है f इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले ए की इनपुट लिखी, फिर बी की इनपुट लिखूंगा, फिर सी की इनपुट लिखूंगा, लेकिन कॉम्प्लीमेंट के साथ। कॉम्प्लीमेंट की वजह से मैंने नोट गेट लगा दिया यहाँ पे, और इसके बाद सबके प्लस हो रहा तो मैं यहाँ पे और गेट लगा दूंगा, और गेट के बाद मुझे रिजल्ट मिल जाएगा, डेट इज f इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट। तो ये एक लॉजिक सर्किट है। Question number 6a. Write a Python code to generate a data set with the two variables where y equal to 3x plus 4 and plot a line chart. आपने line chart ड्रा करना है और बॉक्स प्लॉट ड्रा करना है, और आपने कौन सा लिखना है, y इक्वल टू 3x plus 4, y इक्वल टू 3x plus 4, y इक्वल टू 3x plus 4। तो हमने क्या करना है, ये देखें, हमने x की वैल्यू यहां पे क्या कर देनी है, फिक्स कर देते हैं 1 2 3 4 सो ऑन 10 तक। ठीक है, और y की वैल्यू हम इधर से कैलकुलेट करेंगे, y इक्वल टू 3 टाइम्स 1 प्लस 4, y इक्वल टू 7। ठीक है, जब हम x की वैल्यू 2 लेंगे, 3 रेज पावर 2 प्लस 4 मीन्स 6 प्लस 4 10। नेक्स्ट 13 आ जाएगा, देखते हैं हम, 3 रेज पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 प्लस 4 मीन 9 प्लस 4 13। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा, 7 10, फिर उसके बाद 13 प्लस 4 13 प्लस 3, 3 का इंक्रीमेंट हो रहा ना, 13 प्लस 3 क्या आ जाएगा 16, सो ऑन मूव करता जाएगा। ठीक है, तो हमने इसका प्रोग्राम लिखना है, ये तो मैंने जस्ट आपको लॉजिक बताई ना, हमने इसका प्रोग्राम लिखना है और उसको ड्रा करना है। Write a Python code to generate a data set with the two variables y equal to 3x plus 4 and plot a line chart and a box plot. सबसे पहले हमने क्या किया, इंपोर्ट किया matplotlib.pyplot as plt। ये ग्राफ को, कोई भी ग्राफ ड्रा करने के लिए ये हमारे पास बिल्ट इन लाइब्रेरी होती है, इसको हमें लाजमी इंपोर्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज हम ग्राफ ड्रा नहीं कर सकते। और इसके बाद मैंने x की वैल्यू ले ली, x की वैल्यू मैंने 1 से लेकर 10 तक ले ली। ठीक है, x 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक, ये मैंने वैल्यू ले ली x में लिस्ट ले ली एक। और उसके बाद मैंने y इक्वल टू एम्प्टी लिस्ट से स्टार्ट किया, फॉर वैल्यू इन x, ये जो वैल्यू है इन x क्या है, लिस्ट का नाम, ये लिस्ट का नाम है x। ठीक है, तो ये अपेंड करती जाएगी y क्या है, लिस्ट, एम्प्टी लिस्ट, अपेंड क्या करती जाएगी, 3 को मल्टीप्लाई करेगा वैल्यू के साथ, और वैल्यू में पहले क्या आएगा, पहले 1 आएगा, ठीक है, प्लस 4 कर देगा, फिर वैल्यू में 2 आएगा, प्लस 4 कर देगा, फिर वैल्यू में 3 आएगा, तो सो ऑन 3 टाइम्स 10 प्लस 4। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3 प्लस 4 7, 6 प्लस 4 10, 9 प्लस 4 13, 30 प्लस 4 34। तो इस तरीके से ये आंसर देते जाएगा। ठीक है, ये मैंने कोड लिखा हुआ है, पाइथन कोड। नेक्स्ट मूव करते हैं। अब मैंने चार्ट को शो करना है, ये मैंने पीएलटी यूज किया। पीएलटी मैंने इसलिए यूज किया क्योंकि मैंने एलियस क्रिएट किया था, जो कि लाइब्रेरी होती है ग्राफ को ड्रा करने के लिए, उसका एलियस। प्लॉट एक्स और वाई, ये एक्स की वैल्यू एक्स जिसमें 1 2 3 4 5 पड़ा हुआ था, और वाई भी लिस्ट है, ये एक्स भी एक मेरे पास लिस्ट है और वाई भी मेरे पास लिस्ट है, जो कि मैं आपको प्रीवियस शो करवा चुका हूं। ठीक है, plt.x लेबल, जो x लेबल में ये x वैल्यू लिखेगा, y लेबल में ये y की वैल्यू लिखूंगा, और टाइटल इसमें क्या लिखेगा, लाइन चार्ट ऑफ y इक्वल टू 3x प्लस 4, और इसके बाद क्या कर देगा, ये ग्राफ को शो कर देगा। और इसके बाद मुझे बॉक्स को ड्रा करना है, plt.boxplot y का मुझे बॉक्स प्लॉट ड्रा करना है, y की वैल्यू का। y लेबल क्या आएगा, plt.y लेबल में y वैल्यूज आ जाएगा, और टाइटल इसका आएगा बॉक्स प्लॉट ऑफ y वैल्यूज, और plt.show, और इसको शो करवाने के लिए। और यहाँ पे मैंने फाइनल और कंप्लीट प्रोग्राम भी आपको शो करवा दिया। plt ये था जो कि मैंने आपको बता रहा हूँ, ये हर जगह पे plt यूज होगा, यहाँ पे plt, यहाँ पे plt, ये सेम नेम यूज हो रहा है। अगर आपने कोई वहां पे कोई और नाम रखा हुआ तो आप वही नाम यूज करेंगे। ठीक है, ये x है जो कि मैंने इनिशियलाइज कर दिया 1 2 3 4 5,
y इसमें एम्प्टी था, y ये कैलकुलेट करेगा इसके लूप से, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस बताया हुआ, ठीक है। और ये लेबल शो करेंगे, ये y का लेबल शो करेगा, ये उसका टाइटल शो करेगा, और ये लाइन plt.show ग्राफ को इटसेल्फ शो करेगी। इसी तरीके से plt.box plot y, क्योंकि ये चीज क्या करेगी, इसको बॉक्स को शो करेगी, बॉक्स को ड्रा करेगी, और ये y लेबल के साथ, और plt ये टाइटल के साथ आ गया, ठीक है। इसके नीचे वो शो होगा, वो कट गया आई थिंक। इसने क्या कर दिया, ये देखिए इसने लाइन ड्रा कर दी, ये x वैल्यू लिख दी, ये x लेबल था, ये y लेबल था, जो आप x लेबल में लिखेंगे x की वैल्यू शो कर देगा, ये y की वैल्यू शो कर देगा। x की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही है, 10 तक मूव करते जा रही है, ठीक है। अगर 2 पे देखें, 2 पे ये वैल्यू आ जाएगी, 2 पे तकरीबन 9 बनेगा, ठीक है। ये ऐसे मूव करता जाएगा, ठीक हो गया। ये चार्ट ड्रा कर दिया मैंने, लाइन चार्ट ऑफ y इक्वल टू 3x+4 का। और ये नेक्स्ट मैंने बॉक्स प्लॉट ड्रा कर दिया। बॉक्स प्लॉट में क्या चीजें शो करवानी होती है हमने, ये देखिए y वैल्यूज 10 20, ये y की वैल्यू शो करवा रही है। किसकी वैल्यू शो हो रही है, y की वैल्यू शो हो रही है। इसमें हमने शो करवाना होता है ये नंबर शो कर रहा होता है मिनिमम वैल्यू को, ये इसकी मिनिमम वैल्यू को शो कर रहा है, ठीक है। मिनिमम वैल्यू इसकी ये थी, ठीक है। और मैक्सिमम वैल्यू ये इसकी मैक्स वैल्यू को शो कर रहा होता है, मैक्स वैल्यू को। और बॉक्स प्लॉट में ये जो मिडल होते हैं, ये इसकी मिडल की वैल्यू को शो कर रहा होता है, मिड को शो कर रहा होता है, मिड को। और ये Q1 को शो कर रहा होता है, क्वार्टाइल 1 को, जो कि 25% होता है। क्वार्टाइल 1 जो कि 25% होता है, मिड उसका 50% होता है। और ये Q3 को शो कर रहा होता है, Q3 को, जो कि इसका 75% होता है, ठीक हो गया। ये बॉक्स की रिप्रेजेंटेशन, ये मिनिमम वैल्यू इसमें ये थी, मैक्सिमम वैल्यू इसकी में ये थी, मिड वैल्यू यहाँ पे ये लाई कर रही है, ठीक है। Q3 इसका यहाँ पे मूव कर रहा है, और Q1 इसका यहाँ पे आ रहा है। अब मैं आपको इसका प्रोग्राम भी दिखाता हूँ। ये देखिए मैंने कोड लिखा हुआ, सेम इंपोर्ट मैटप्लॉट lib.pyplot एज plt, x की वैल्यू इनिशियलाइज की, y की वैल्यू को एम्प्टी रखा, फॉर वैल्यू इन x, यहाँ पे मैंने इसको अपेंड कर दिया 3 टाइम्स वैल्यू प्लस 4 के साथ। फिर मैंने x और y को शो किया, x की वैल्यू लेबल लिखा, y का लेबल लिखा, टाइटल लिखा, और प्लॉट को शो कर दिया, इसको ग्राफ को शो कर दिया। अब नेक्स्ट मूव करते हैं हम। इसी तरीके से मैंने plt.boxplot लिखा, y ये x लेबल लिख दिया, y लेबल लिख दिया, टाइटल लिख दिया, और शो करवा दिया। मैं इसको रन करता हूँ। जब मैं रन किया तो मुझे एरर दे रहा है, वो कह रहा है कि नो मॉड्यूल नेम मैटप्लॉटलिब, क्योंकि ये लाइब्रेरी मैंने इंस्टॉल नहीं की। अभी मैं इंस्टॉल करूंगा, फिर आपको रन करके दिखाता हूँ। ये देखिए मैं इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर ली, जो वो लाइब्रेरी मिसिंग थी वो मैंने इंस्टॉल कर रहा हूँ, और ये इसने कंप्लीट इंस्टॉल कर दी। ये पार्ट नहीं इसका, जस्ट मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ। अब मैं इसको रन करता हूँ, तो उसने मुझे ये ग्राफ शो कर दिया, देखें, ठीक है, ग्राफ शो कर दिया। अगर मैं वैल्यू को इंक्रीज भी करूंगा, तो वो वैल्यू को इंक्रीज के लिहाज से वो उसको शो कर देगा। सपोज मैंने 10 वैल्यू ली हुई ना, 10, मैं इसको 15 करता हूँ, 11 12 13 14 और 15 मैंने कर दी। रन करता हूँ, रन करके आउटपुट देखते हैं। ये देखिए उसने ग्राफ शो कर दिया, वैल्यू को 15 के लिहाज से शो कर दिया, ठीक हो गया। इसको मैं सेव भी कर सकता हूँ, ठीक है। जब मैं इसको क्लोज करूंगा तो मुझे वो नेक्स्ट वाली वैल्यू को शो कर देगा, जो कि बॉक्स प्लॉट ऑफ वाई वैल्यू शो कर रहा है, ये डेटा सेट के साथ। और ये देखिए उसने मिनिमम भी चेंज कर दिया, और मैक्सिमम भी इसने चेंज कर दिया। मिनिमम तो वही रहेगा, लेकिन मैक्सिमम देखिए इसने चेंज कर दिया, ठीक है। मिड भी चेंज कर दिया, क्वार्टाइल 1 भी चेंज कर लिया, क्वार्टाइल 3 भी चेंज कर लिया, क्योंकि मैंने वैल्यू को इंक्रीज कर दिया था। मैंने x की वैल्यू 1 से लेकर 15 तक ली हुई थी, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6b, part 1. You are assigned to explore the reasons behind students' performance preferences, not performance, preferences for online learning compared to in-person learning. What kind of questions would you ask in your interview to gather qualitative data on students' learning preferences? Any 4 questions. आपने क्या करने, आपने क्वेश्चन बताने हैं, जो क्या करें, would you ask in your interviews gathering qualitative data on students learning preferences, any 4 questions. आपने बताना है कि ऑनलाइन लर्निंग के क्या फायदे हैं, या कि आप क्या लाइक करते हैं, ऑनलाइन लर्निंग के को प्रेफरेंस करते हैं, या इन पर्सन लर्निंग को, या फेस टू फेस लर्निंग को प्रेफरेंस देते हैं। इसके बारे में आपने क्वेश्चन बनाने हैं।
You are assigned to explore the reason behind student preferences for online learning compared to in-person learning. What kind of question would you ask to gather qualitative data? सैंपल इंटरव्यू क्वेश्चन क्या होगे? आपके क्वेश्चन और भी हो सकते हैं, ये लाजमी नहीं कि मेरे वाले ही क्वेश्चन हो, जस्ट मैं आपको इंफॉर्मेशन के तौर पर ये बता रहा हूं। व्हाट डू यू लाइक मोस्ट अबाउट ऑनलाइन लर्निंग कंपेयर टू क्लासरूम लर्निंग? क्या आप ऑनलाइन लर्निंग के बारे, ऑनलाइन लर्निंग और क्लासरूम लर्निंग के क्या आप मोस्टली लाइक करते हो ऑनलाइन लर्निंग में? क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट चैलेंजेस डू यू फेस व्हाइल स्टडिंग ऑनलाइन? क्या जब आप ऑनलाइन स्टडी करती हो तो आपको कौन से चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है? नंबर 3, हाउ डज ऑनलाइन लर्निंग अफेक्ट योर फोकस एंड अंडरस्टैंडिंग? के ऑनलाइन लर्निंग आपके अंडरस्टैंडिंग पे कितना वो फोकस पे अफेक्ट करती है? फोर्थ क्वेश्चन है, इन विच सिचुएशन डू यू प्रेफर फेस टू फेस लर्निंग एंड व्हाई? आप बताओ कि आपको कब फेस टू फेस लर्निंग अच्छा लगती है और क्यों अच्छी लगती है? अच्छा, इस क्वेश्चन के बारे में मैं आपको कुछ टिप्स दे रहा हूं कि क्वेश्चन कोई भी पूछा जा सकता ना, तो आपने क्या करना है कि टिप्स क्या यूज करनी है? टिप्स फॉर आंसरिंग क्वालिटेटिव डेटा क्वेश्चन इन द एग्जाम। फर्स्ट, आइडेंटिफाई वेदर द क्वेश्चन इज आस्किंग फॉर क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डेटा। आपको पहले पता होना चाहिए कि आपको जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव है। सेकंड, इसमें आपने ये देखना है, अब फॉर क्वालिटेटिव डेटा के लिए आपने क्या करना, ऑलवेज राइट ओपन क्वेश्चंस, क्वेश्चन दैट स्टार्ट विद व्हाट, हाउ और व्हाई। ये टिप्स, ये पीबीए का पार्ट नहीं है, ये सिर्फ आपको बताने के लिए कि अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो आपको उसका आंसर देते वक्त किन चीजों का ध्यान रखना है। अवॉइड यस नो क्वेश्चन बिकॉज दे डू नॉट कलेक्ट डिटेल्ड ओपिनियंस। अपने फोकस किस पे रखना है? फोकस ऑन स्टूडेंट एक्सपीरियंस पे, कैसा उसका एक्सपीरियंस रहा है, फीलिंग्स क्या है, चैलेंजेस क्या है और उसके प्रेफरेंसेस क्या है। ये 4 चीजों को आपने लास्ट में देखना है, एक्सपीरियंस, फीलिंग्स, चैलेंजेस एंड प्रेफरेंसेस। एंड लास्ट वन, राइट 4 clear and relevant questions to secure full marks. Last question, question number 6, part B. Second part, you are conducting a survey to understand students' reading habits. Distribute the survey to 50 students in your class. Design a questionnaire having at least 4 appropriate questions to collect data about students' reading habits with closed-ended questions. तो आपने इसके बारे में एटलीस्ट आपने 4 क्वेश्चंस डिजाइन करने हैं। क्वेश्चनरी क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस। नंबर 1 इज, हाउ ऑफन डू यू रीड बुक्स अदर देन टेक्स्ट बुक्स? डेली, वीकली, मंथली और रेयरली? नंबर 2, व्हाट टाइप ऑफ रीडिंग मटेरियल डू यू प्रेफर? स्टोरी बुक, नॉवेल्स, न्यूज़पेपर और ऑनलाइन आर्टिकल्स? Question number 3, how much time do you spend reading per day? Less than 30 minutes, 30 to 60 minutes, more than 1 hour? And the last question, do you prefer printed or digital reading material? Printed or digital? You should give answer according to that one. Your task is to design these four questions. This type of question you can design. This is just only as an example. And the last, thank you for watching. If you found this lesson helpful, please like, share and subscribe. Best of luck in your exam. Thank you so much. If you have any doubt, you can write me in comment.